आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन का जैसे कंपोजिट आप नाम सुनते हो तो आप उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। यानी कि कंबाइन करके जब हम एक दो फंक्शंस को तीन फंक्शंस को भी कंबाइन करते हैं कई बार, तो वो उसके बाद जो हमारा जो फंक्शन बनता है दो फंक्शंस को या तीन फंक्शंस को कंबाइन करके, वो होता है कंपोजिट फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन हमने यूज़ किया, उसका एक डोमेन था, एक को डोमेन था। अब जहाँ पर उसकी इमेजेस थी या जो उसकी रेंज थी या को डोमेन था, उसे हम एज अ डोमेन यूज़ करेंगे और फिर फर्दर उससे हम एक फंक्शन अप्लाई करके उससे हम फिर इमेजेस बनाएंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए हम दो फंक्शंस ले रहे हैं, एक फंक्शन है f और दूसरा है g। तो हमारे पास एक सेट है, एक फंक्शन है f और वो फंक्शन ये हमारे पास में एक सेट है, ये है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं x के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ तक आ रहा है, ये फंक्शन f है, इसका ये डोमेन है फंक्शन के लिए और ये इसका को डोमेन है, ठीक है। ये इसका को डोमेन है। तो को डोमेन का मतलब सारी इमेजेस यहाँ पर आ रही हैं, तो ये हो गया fx। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स क्या हैं? fx के फॉर्म में है। और फिर एक और फंक्शन है जो इसे इस फंक्शन इस सेट को, जो इमेजेस का जो सेट है, इस पर इसको एज इमेज लेता है, इस पे काम करता है और फिर यहाँ पर इन नई इमेजेस क्रिएट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। और अगर हम इसे डायरेक्ट लिख दें, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन जा रहा है, इसे लिखेंगे हम जी ओ एफ, यानी कि सीधा x से वो g ऑफ fx तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, ये एनसीईआरटी में से हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक है f फ्रॉम दिस सेट टू दिस और फिर है दूसरा है g फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। और इसमें हमने फंक्शन भी पूरा लिख दिया है, f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4, f4 f5 इज इक्वल टू 5, g3 एंड g4 इज इक्वल टू 7, g5 g9 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमें इसमें GOF फाइंड आउट करना है। GOF फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसे अभी बताया कि पहले f यहाँ की वैल्यू का एक इमेज बनाता है और जो यहाँ पर इमेजेस बनी हुई हैं इसको लेकर G फर्दर एक और इमेज बनाता है। तो GOF की जो इमेज होगी वो वही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हमने GOF फाइंड आउट करना है, GOF। अब GOF का क्या मतलब होता है? GOF को हम G ऑफ fx भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें fx का जो है उसे एक एलिमेंट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, प्री इमेज की तरह, ठीक है। यहाँ पर हमने fx की पहली फॉर्म लिखी f2, g ऑफ f2। f2 क्या है हमारे पास में? f2 की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। f2 की वैल्यू क्या होगी? 3। तो g ऑफ 3 हो गया, क्योंकि f2 एलिमेंट है, f2 की वैल्यू एक्चुअली हमने हमारे पास में यहाँ पर 3 थी तो वो हमने लिख दी। अब g3 बन गई और g3 की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन g3 इज इक्वल टू क्या है? 7 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसे हम GOF2 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गई 7। अब सिमिलरली f3 है उधर, तो हमने लिखा G ऑफ f3 इज इक्वल टू f3 की क्या इमेज है? f3 की इमेज है आपके पास में यहाँ पे 4, तो G ऑफ 4 आ गई और G ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7, ठीक है। इसी तरह f4 और f5 भी हमने इसी तरह से यूज़ करेंगे, G ऑफ f4। इसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ 1 बाय 1 फंक्शन अप्लाई करते हैं।
जो सबसे अंदर वाला है उस पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बाहर का, फिर उसके बाद बाहर का। चाहे हम कितने भी फंक्शंस को कंबाइन कर रहे हैं तो हम इसी तरह से कंबाइन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने सबसे पहले अंदर का एलिमेंट जो 4, इसमें जो अंदर का एलिमेंट था उस पर ये फंक्शन अप्लाई करा f। अब f अप्लाई करने से क्या है कि इसमें 4 की इमेज क्या, फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 की क्या इमेज आ रही है, 5। तो हमने यहाँ पर लिख दी 5, ठीक है 5। अब हमारे पास आ गया G5। अब 5 ये क्योंकि ये फंक्शन है हमारे अकॉर्डिंग, G5 की वैल्यू क्या है 11, तो हम इसको कर देंगे 11। सिमिलरली Gf(5), अब f5 फंक्शन अप्लाई करा, f5 इज इक्वल टू, तो 5 है हमारे पास जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो गया G5, है ना। 4 के लिए भी 5 थी और 5 के लिए भी 5 ही थी, तो G5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11। इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस पे काम करते हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन मतलब 1 बाय 1 आप उसको अप्लाई करते रहोगे। पहले एक की इमेज बनी, जो इमेज बनी उसे आप एज एन एलिमेंट यूज़ करोगे, उस पर दूसरा फंक्शन अप्लाई करोगे, फिर उसकी जो इमेज बनी, अगर आप तीसरा फंक्शन भी लगा रहे हो तो जो उसकी इमेज बनी उस पर वो तीसरा फंक्शन अप्लाई करोगे और फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। छोटी सी थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड, इसमें आपको 2 से भी ज़्यादा, यानी कि इसमें 3 फंक्शंस का यूज़ किया हुआ है और सिंपल सी थ्योरम है। आपको गिवन है स्टेटमेंट कि f एक फंक्शन है x से y में, g एक फंक्शन है y से z में, h एक फंक्शन है z से s में। ये तीनों जो फंक्शंस हैं इनको जब हम कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि HOGOF और HOGOF, यानी कि ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो ट्रू करने के लिए क्या, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमने लिखा प्रूफ में, सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड HOGOF, इसको हमने सॉल्व करना है। अब GOF क्या होता है, पहले तो इसे कर लो। HOG को हम क्या सकते हैं, O हटा दें तो ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तो लिखा जाता है, O हटा दें तो हमारे पास में ब्रैकेट लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये इस तरीके से लिखा जाएगा HGOFX फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं इसको। फिर हमने फिर ये GOF जो है ना, इसको भी इसी तरह से लिख दिया, ब्रैकेट लगाएंगे, GOF O हटा दिया, ब्रैकेट लग गया, ठीक है। ये बन गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। अब है राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास क्या है HOGOF, ठीक है। इसमें भी वही बात है, इसको भी क्या करना है, हमें O हटाना है और ब्रैकेट लगाना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा HOG, ये जो ब्रैकेट पे इसको तो ऐसे ही रख लेते हैं, और इसका O हटाया और यहाँ पे FX कर दिया, ठीक है। अब ये जो है इसमें से हम फिर से क्या करेंगे, G को इसके साथ लगा देंगे, HOG ब्रैकेट ऑफ FX हो जाएगा, और इसका भी O हटा दिया तो क्या बन गया, G ऑफ FX फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ये और ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसमें एक बात और हम एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं कि जब GOF हमारा 1 1 होता है, कुछ कंक्लूजन है, ये जनरल फॉर्म के लिए कंक्लूजन होता है कि GOF इज 1 1। अगर GOF हमारा 1 1 है तो उससे क्या मिलता है हमें, F इज 1 1। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि F इज 1 1। अगर GOF 1 1 है तो F 1 1 होगा, और अगर GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होगा, ठीक है ना।
ध्यान रखना इस बात का कि GOF अगर 1 1 है तो F 1 1 होगा, और अगर GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। ये एक जनरल कंक्लूजन है और इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन की। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टेबल फंक्शन में का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स किया जा सके। ठीक है ना, एक ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स हो सके, इन्वर्टेबल। तो मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x टू y। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकें जो y से x में हो, इफ़ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन, इफ़ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट GOF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। GOF और FOG मतलब कि कोई भी किसी का भी, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेबल होंगे ना, तो GOF हो या F ऑफ G हो, ये दोनों ही इन्वर्टेबल फंक्शन होंगे। GOF इज इक्वल टू IX आइडेंटिटी फंक्शन एट X और F ऑफ G क्या हो जाएगा? एट Y। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो फंक्शन f जो है वो इन्वर्टेबल है। और अगर ऐसा है कि कोई आपको फंक्शन मिल जाता है g, तो g इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। ऐसा कोई फंक्शन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो एक उसका इन्वर्स फंक्शन होगा एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज f इनवर्स। ठीक है, f का इनवर्स g या g का इनवर्स f। ठीक है, तो अगर g फंक्शन ले रहे हैं तो f इनवर्स उसको g इनवर्स लिखेंगे। अगर फंक्शन हमारा f है तो उसका इनवर्स f इनवर्स लिखा जाएगा। अब अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल भी होगा। ठीक है, जो फंक्शन है वो मतलब अगर ये जो कंडीशन है ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल होती है। डबल इम्प्लाई लगाकर हम लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल भी है, अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 ऑन टू भी होगा। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 ऑन टू है। इन्वर्टेबल फंक्शन, मैंने लिखा यहाँ पे इन्वर्टेबल फंक्शन डबल इम्प्लाइज मैंने लिखा है। डबल इम्प्लाइज का मतलब है कि ये कंडीशन इस पे और ये कंडीशन इस पे एप्लीकेबल है, तो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। ठीक है, तो ये हो गया डबल इम्प्लीकेबल। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 ऑन टू भी होगा, 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा। इन्वर्टेबल फंक्शन का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिया f(x) 4x + 3। ये एग्जाम्पल है आपका NCERT की बुक का। f(x) इज इक्वल टू 4x + 3 एक फंक्शन है। f(x) जो है फंक्शन कहाँ से? n से y में है, और y क्या है? y एक सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, यानी कि इमेजेस का सेट समझ लीजिए, कि जो कि f(x) की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका एक कलेक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है, और अगर है तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था कि GOF इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी फंक्शन हमने प्रूव करना है। तो कुछ ऐसा फंक्शन हम बनाएंगे, फंक्शन y से n में होना चाहिए जो कि इसका इन्वर्टेबल इस तरीके का फंक्शन हो कि GOF जो है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू 4x + 3। अब एक फंक्शन, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम y में, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y हमने ले लिया। लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अब जो y है इसकी एक इमेज, तो जो y है मतलब ये एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज है जो कि नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करता है।
तो वी कैन हैव देन y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंगिंग टू n। ठीक है ना, x जो n में बिलोंग करता हो उससे हमें ये वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4, x की ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम एक नया फंक्शन जनरेट करेंगे, ऐसा फंक्शन जो y से n में जाता होगा और g(of) निकालने पर या f ऑफ g निकालने पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने एक क्रिएट किया फंक्शन लेट g y से n में है। ठीक है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज g(y) इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन n। ठीक है, ये माइनस 3 अपॉन 4। g(of) अगर हम निकालें तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, तो हम वो निकालते हैं। g(of) क्या होगा, g(f(x)। x कहाँ बिलोंग करता है, n में, n यानी नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब x की इमेज फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आएगी 4x प्लस 3। ठीक है ना, और इसको पूरे को अगर हम यूज़ करें इसमें तो हमें क्या मिलेगा, y की जगह इस वैल्यू को यूज़ किया जाए तो हम इसे y माइनस 3 अपॉन 4 में पुट करेंगे, तो ये आ गया 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया x, यानी कि g(of) हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे आया, g(f(x) इज इक्वल टू x आया। x इसका मतलब क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये आ गया हमारे पास में g(of) इज इक्वल टू ix। सिमिलरली हम f(og) भी निकालेंगे, तो f(og) निकालने के लिए क्या किया हमने, f(og), ठीक है, f ऑफ gy। अब gy हमने कैसे डिफाइन किया था, ये था y माइनस 3 अपॉन 4, तो f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, जो ये हमारी ये वाली वैल्यू थी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 3 अपॉन 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 कर दिया, है ना, तो ये क्या आया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया। तो f(og) क्या आ गया आपके पास में, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। f(og) को हम लिख सकते हैं f ऑफ gy, और आंसर क्या आया, y। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू x, यानी कि जो एलिमेंट हमने पुट किया वही हमें मिल गया। यहाँ पे हमने y पुट करा तो हमें y मिल गया, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो अब ये दोनों हमने बातें प्रूव कर दी कि g(of) इज इक्वल टू, तो हमारा हो गया ix आइडेंटिटी फंक्शन, और f(og) हो गया हमारा iy। ठीक है ना, ये दोनों हमने, ये कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। कंडीशन यही थी ना कि अगर हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर सकें जिससे कि g(of) हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब हमारा फंक्शन, हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है जो कि g(of) या f(og) जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन बन सकता है। तो ये हो गया f इज इन्वर्टिबल, हमें ये शो करना था f इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, इन्वर्स फंक्शन क्या कौन सा है उसका, g उसका इन्वर्स फंक्शन है, g इज इट्स इन्वर्स फंक्शन, g इसका इन्वर्स फंक्शन है, इसे हम f इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये हमने लिखा यहाँ पे g(of) ऑफ f इन्वर्स o g इन्वर्स, क्योंकि इन्होंने g(of) इन्वर्स के लिए ये जो दे रखा है ना ये कंडीशन, ये हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है, तो इसकी जगह हमने यूज़ किया ये f इन्वर्स o g इन्वर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को खोल देंगे
और बीच के फंक्शंस को कंबाइन कर देंगे, है ना। हम इस तरीके से कर सकते हैं। एफ जो है वो ऑलरेडी इन्वर्टिबल फंक्शन है, हमें गिवन है थ्योरम में। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन अपने फंक्शन के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी फंक्शन ही उसका रिजल्ट होगा। तो ये आ गया हमारे पास में GOIX, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा ना। इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को IXOG इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया GO, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करोगे तो वो तो कंपोजिट वो का वही आएगा ना, G इनवर्स का G इनवर्स ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास में G इनवर्स, और G पहले ही हमें पता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो उसका अपने फंक्शन के साथ कंपोजिशन हमें क्या रिजल्ट देगा, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। दैट मीन्स GOF जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। GOF भी इन्वर्टिबल है। अगर F इन्वर्टिबल है, G इन्वर्टिबल है, तो GOF इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।